हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं कॉज एंड इफेक्ट मैट्रिक्स इन इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम। हाँ जी दोस्तों, इंस्ट्रूमेंटेशन और ऑटोमेशन इंजीनियर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है। जब कभी भी हम प्लांट इंस्टॉल करने जाते हैं, नया प्लांट लगाने जाते हैं, तो जब हमारा कंट्रोल सिस्टम डिजाइन होता है तो उसमें कंट्रोल C&E मैट्रिक्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इवन जो प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें सेफ्टी जो होती है हमारी प्राइम प्रायोरिटी होती है, उसमें कॉज एंड इफेक्ट मैट्रिक्स जरूर बनाई जाती है हर एक इक्विपमेंट की, ताकि हमें ये पता चले कि प्रोसेस सेफ्टी जो है वो हमारी प्राइम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ऑटोमेशन की वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको एक डेटा दिखाऊंगा कि प्रोसेस सेफ्टी जो होती है वो ऐसा नहीं होता कि बहुत सारी चीजें, कई बार अक्सर एक जनरलाइज कमेंट है कि किसी ऑटोमेशन के कारण हो गया। नहीं, आपको एक डेटा दिखाता हूं कि किस रीजंस की वजह से प्रोसेस सेफ्टी में चूक होती है। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको ये देखने मिलेगा कि कॉज एंड इफेक्ट मैट्रिक्स होती कैसी है, कॉज एंड इफेक्ट मैट्रिक्स को रीड कैसे करते हैं। मैं एक एग्जांपल लूंगा टैंक का, और उस टैंक के लेवल से कॉज एंड इफेक्ट मैट्रिक्स का एक डायग्राम आपको बनाया जाएगा, और उससे आपको क्लियरिटी आएगी कि कैसे कॉज और उसके इफेक्ट्स, कितने इनपुट्स और मल्टीपल आउटपुट्स आपस में रिलेट होके एक मैट्रिक्स तैयार करते हैं। राइट, तो आगे चलते एक डेटा आपको दिखाते हैं कि ज्यादातर जो एक स्टडी है उसमें ये पाया गया कि जो कंट्रोल सिस्टम होते हैं वो फेल किस वजह से होते हैं। इस वजह से लिखा हुआ है कि एक एनालिसिस किया गया है हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव्स का, एक सरप्राइजिंग, यहाँ वर्ड लिखा है सरप्राइजिंग, रूट कॉज निकल के आया कि हमेशा हार्डवेयर फेल नहीं होता है। दोस्तों, आप देखेंगे इस 100% में डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन, यानी डिजाइन और उसके इंप्लीमेंटेशन का 50% रोल होता है एक फेलियर में। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, चेंजेस आफ्टर कमीशनिंग। आपने कमीशनिंग किया, कमीशनिंग के बाद बहुत सारी चीजें जो है वो एट साइट में जाके चेंज हो जाती हैं, तो कमीशनिंग की वजह से भी 20% फेल होता है ऑटोमेशन। इसके बाद स्पेसिफिकेशन एरर्स, मतलब इसमें क्या आता है कि मेजॉरिटी ऑफ एक्सीडेंट्स ऑकर बिकॉज द लॉजिक वाज पुअरली डिफाइंड बिफोर अ सिंगल लाइन ऑफ कोड रिटन। मतलब आपको लॉजिक पहले बताया जाएगा तभी तो आप उसका कोड लिख पाओगे। तो इतना बेकार तरीके से पुअरली डिफाइंड किया जाता है लॉजिक कि उसका कोड भी वैसे ही रिटर्न किया जाता है। तो ये मेजर कॉज होते हैं किसी भी कंट्रोल सिस्टम के फेलियर के। लेकिन हमारी जनरल थिंकिंग क्या है कि ऑटोमेशन जो फेल होता है जनरली किसकी वजह से होता है, इंस्ट्रूमेंट, उसके अपने इक्विपमेंट्स की वजह से नहीं। तो ये आपका आई ओपनिंग डेटा है जो आपको हेल्प करेगा ये मानने में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। अब हम ये समझेंगे कॉज एंड इफेक्ट का आपस में रिलेशन कैसा होता है, दोनों कैसे रिलेट करते हैं, और कैसे जो है इंप्लीमेंटेशन जब होता है तो किस वजह से दोनों चीजें ड्राइव करती हैं आपस में। तो दोस्तों, आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या है, प्रोसेस डेविएशन लिखा हुआ है। प्रोसेस डेविएशन क्या होगा दोस्तों, प्रोसेस डेविएशन ही तो होगा कॉज। कॉज मतलब कारण, कारण मतलब किस वजह से, तो कारण या जो वजह है वो कहां पे होगी दोस्तों, वो होगी आपकी प्रोसेस डेविएशन में। वो वजह कहां होगी, प्रोसेस डेविएशन में। तो ये हो गया कॉज। इसके बाद आती है मैट्रिक्स, जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। मैट्रिक्स क्या करती है, मल्टीपल कॉज और मल्टीपल आउटपुट्स का एक रिलेशन होता है जो हमें यह बताती है कि आखिरकार उस कॉज और उस इफेक्ट्स की उससे रिलेटेड कौन कौन से इफेक्ट्स हैं जो होने वाले हैं हमारे सिस्टम में, और उस सिस्टम का जो इफेक्ट है वो किसी ना किसी फाइनल कंट्रोलिंग एलिमेंट में दिखेगा। उससे हम बोलेंगे रिस्पॉन्स, जहां पे प्रोसेस का रिस्पॉन्स हमें दिखेगा, और कहेंगे जो लास्ट स्टेप होगा इफेक्ट, यानी कॉज और इफेक्ट और उनके बीच का रिलेशन इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। राइट, अब ये कॉज एंड इफेक्ट जनरली होते यूज कहां है, ऐसा नहीं कि हर जगह यूज हो जाते हैं, उसके भी कुछ एक मतलब एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले इमरजेंसी शटडाउन, ऐसे सिस्टम जैसे टरबाइन हो गया, बॉयलर हो गया, और क्रिटिकल पेट्रोकेमिकल प्लांट्स हो गए, अमोनिया यूनिट्स हो गई अगर हम केमिकल्स की जाएं, या एचसीएल यूनिट्स हो गई जो, या फिर कहीं पे हम जाए क्लैरिफायर्स हो गए। राइट, या फिर बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्रिटिकल होते हैं, गैस से रिलेटेड होते हैं, तो वहां पे प्लांट या यूनिट लेवल पे ईएसडी जहां पे अप्लाई किया जाता है वहां पे। इसके बाद फायर एंड गैस सिस्टम्स जो होते हैं, जहां पे माइनर डिटेक्टर्स और आइसोलेशन इफेक्ट्स होते हैं, वहां पे ये अप्लाई होता है। पैकेजिंग इक्विपमेंट, जहां पे लोकल इंटरलॉक जैसे कंप्रेशर्स या उसके पंप से रिलेटेड कि ये पंप बंद हो जाना चाहिए, नहीं तो ये हो जाएगा। इस तरीके के इफेक्ट में हम कॉज एंड C&E मैट्रिक्स का यूज करते हैं। राइट, ताकि हमारा प्रोसेस सेफ रहे। अब एनाटॉमी देखते हैं सेफ्टी मैट्रिक्स की। एनाटॉमी का मतलब हुआ था कि आखिरकार स्केलेटन, इसका आखिरकार बेस क्या है। बेस क्या है, एक तरीके की ये मैट्रिक्स है दोस्तों। ये देखने में ऐसा कॉम्प्लेक्स लगता है लेकिन बहुत ही इजी डॉक्यूमेंट है। अभी इजी क्यों है, इसके बारे में भी आपको एडवांटेज मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। इसमें क्या है दोस्तों,
एक तरफ आपके क्या होते हैं, कॉजेज लिखे होते हैं, PSH, PSL, और उसका टैग होता है दोस्तों कि PSH अगर होगा 101 का तो क्या होगा, LSL अगर होगा 202 का तो क्या होगा। तो यहाँ पे उसका टैग होगा, यहाँ पे उसकी इन्फो होगी, यहाँ पे वो कॉज होगा, राइट। अब उस कॉज की वजह से क्या इफेक्ट होने वाला है वो इफेक्ट यहाँ लिखा होगा। आप देखेंगे यहाँ लिखा है शट डाउन वॉल, क्लोज मास्टर वॉल, ट्रिप ग्लाइकोल पंप, ये एग्जांपल है। ट्रिप स्लिट कोरेस्ट रिस्ट्रिक्शन, क्लोज्ड अल्टरनेटर इफ ट्रैक्शन हैपेंस। तो यानी एक कॉज होंगे, कॉज का इफेक्ट होगा, और उस कॉज की वजह से किसमें किसमें इफेक्ट्स होगा वो यहाँ पे आपको उसका रिलेशनशिप दिखेगा। ये डॉट्स जो बताएंगे कि इस कॉज का रिलेशनशिप इसके साथ है, इसके साथ है। सिंपल C&I मैट्रिक्स जब आप 5S भी करते हैं, 5S की स्टडी भी करते हैं, पिलर्स पढ़ते हैं जब आप मेंटेनेंस के तो TPM जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे भी C&D मैट्रिसेस आती हैं जो आपको ये निकाल के दिखाती है किस कॉज की वजह से क्या चीज हो रही है जब हम एनालिसिस करते हैं हमारी ट्रिपिंग्स का, हमारे ब्रेकडाउन्स का, राइट। अब हम आगे चलते हैं और डिटेल में समझते हैं लैंग्वेज। अब इसमें कॉज एंड इफेक्ट में, कॉज एंड इफेक्ट तो इंप्लीमेंटेशन के तरीके बहुत सारे हैं। सबसे पहले डायरेक्ट एक्टिवेशन, कि कोई कॉज हुआ वो डायरेक्टली एक्टिवेट हो जाए विदाउट थिंकिंग अ मिली सेकेंड, दैट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट एक्टिवेशन। कुछ इमरजेंसी ESG सिस्टम होते हैं उसमें टाइम डिले होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं टरबाइन का एग्जांपल लूं कि टरबाइन का मिनिमम प्रेशर जो रिक्वायरमेंट है या टेम्परेचर जो रिक्वायरमेंट, सपोज करिए अगर टरबाइन को चाहिए कि उसके रेटेड टेम्परेचर है 350 और 300 के बाद नीचे आएगा वो ट्रिप हो जाएगा। तो 300 पे जब टेम्परेचर रहेगा तो कुछ टाइम दिया जाएगा कि वो रिगेन कर ले। तो टाइम डिले होने के बाद फिर सिस्टम ट्रिप होगा। फिर क्या है, कुछ ऐसे सिस्टम है जिसमें परमिसिव चाहिए होंगे कई सारे कलेक्टिवली, यानी 2 3 4 इनपुट्स एक साथ जब एक्टिवेट हो जाएंगे कि ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो अब सिस्टम को ट्रिप हो जाना चाहिए। तो कॉज एंड इफेक्ट के मैट्रिसेस का जो इंप्लीमेंटेशन होता है लास्ट में आउटपुट जो होता है वो इन तीनों चीजों के ऊपर डिपेंड होता है कि आपका सिस्टम का रिक्वायरमेंट क्या है, ये या ये, राइट। अब आपको क्लियरिटी आ रही होगी। अब हम क्या करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट मैट्रिक्स एक्चुअल में करती क्या है, जो हमारा कॉज है और जो हमारा इफेक्ट है उनके आपस में रिलेशनशिप प्रोवाइड करती है, फिजिकल इक्विपमेंट के बीच में रिलेशनशिप प्रोवाइड करती है। जैसे इस लेवल ट्रांसमीटर की वजह से अगर कोई एक पर्टिकुलर वॉल है वो शट ऑफ हो जाएगा, तो ये एक रिलेशनशिप है कि ये लेवल ट्रांसमीटर जो है वो इस वॉल से रिलेटेड है, राइट। क्लियर हो गया होगा आपको। इस तरीके से आपको हार्डवेयर की ट्रांसलेशन मिल जाता है मैट्रिक्स फॉर्म में। अब हमने एक एग्जांपल की बात करी तो ये आ गया दोस्तों एग्जांपल। यहां पे हमने लिया है टाइम, इस टाइम में लिया है एक लेवल ट्रांसमीटर, एक प्रेशर ट्रांसमीटर, एक इसमें लगा है दोस्तों फीड लाइन का इनलेट वॉल, इसका एरो उस तरफ दिखा दिया गया है, और एक इमरजेंसी शटडाउन पुश बटन है। इस पंप के लिए ये पंप है जो इस टैंक से लेवल को खींच के, यानी इसके अंदर के फ्लूइड को, मटेरियल को खींच के कहीं और ट्रांसफर कर रहा है। अब इसके कॉज एंड इफेक्ट मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये है इसकी लॉजिक इन एक्शन, और ये कॉजेस लिखे हुए हैं। अब मैंने आपको बताया था कॉजेस यहां लिखेंगे, इफेक्ट यहां लिखेंगे, ये रिलेशनशिप शो करेगा। अब पहला क्या है, अगर ये टैंक हाई लेवल पे पहुंच जाए, यानी इस टैंक का लेवल अगर हाई हो जाए तो क्या क्या होगा। एक तो जो इनलेट वॉल है, ये जो आपका इनलेट वॉल है ये क्लोज होना चाहिए। तो ये एक्स बता रहा है कि जब ये वाला कॉज आएगा तो ये वाला इफेक्ट काम करेगा। तो एक्स है जहां पे दोनों पे इंटरसेक्शन आ गया, यानी ये क्या है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहां से भी। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक तो ये है। दूसरा साउंड अलार्म, यानी आपके डीसीएस में एक अलार्म जनरेट होगा, राइट। अब आता है दूसरे इफेक्ट पे, अगर ये टैंक का लेवल लो हो जाए, यानी हमें इस टैंक को दो तरीके से बचाना है। एक तो ओवरफ्लो नहीं होने पाए, एक बार लो नहीं होने पाए। लो क्यों नहीं होने पाए, क्योंकि पंप मेरा ड्राई ना चल जाए तो खराब हो जाए, राइट। और ओवरफ्लो क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि मटेरियल वेस्ट ना हो जाए। तो जैसे ही टैंक लेवल लो हो जाए तो पंप को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, राइट। पंप को स्टॉप कर देगा। तो ये हो गया कॉज और ये हो गया इसका इफेक्ट। अब इस टैंक, ये क्लोज टैंक है, अगर इस टैंक का टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाए तो क्या कर दे, इनलेट वॉल को भी क्लोज कर दे, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ सकता है। पंप को भी स्टॉप कर दे। पंप को स्टॉप क्यों कर दे, ताकि हम उसको प्रेशर को रिड्यूस कर पाए, और अलार्म भी बजे डीसीएस में या ग्राफिक्स में है, ताकि ऑपरेटर आके तुरंत एक्शन ले। इसके बाद अगर किसी ने ये शटडाउन बटन जो फील्ड में लगा है वो अगर दबा दिया, तब भी हमारा इनलेट वॉल जो है वो क्लोज होना चाहिए, ताकि कोई मटेरियल इसके अंदर ना जाए।
और पंप भी स्टॉप हो जाना चाहिए, मे बी पंप में भी कोई प्रॉब्लम हो इसीलिए बंद किया गया होगा, और एक अलार्म भी आना चाहिए कि ये चीजें हैपन हुई, किसी ने ईएसडी अलार्म को पुश किया है। तो अब आप समझ होंगे इस एग्जांपल से कितना इजी है कि आप किसी इक्विपमेंट के कॉजेज एंड इफेक्ट्स को, जैसे आपको थ्योरेटिकल मिलता है ना, थ्योरी मिलती है कि ये इसकी थ्योरी है, इसके पीछे लॉजिकल थ्योरी ये है, तो ये कितनी अच्छी है आपको थ्योरी पढ़े बिना, क्योंकि थ्योरी में बहुत सारा डिसेप्टिव होता है, मतलब आप पढ़ते कुछ हो और उसको रिलेट और जब आप डिस्क्राइब करते हैं या सोचते हैं तो कुछ और कभी कभी निकल आता है। लेकिन ये जो कॉज एंड इफेक्ट है कितना इजी है, किसकी वजह से क्या होगा, एकदम कंप्लीटली अंडरस्टैंड करता है जो भी इसको रीड करता है। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ कैसे आई है। जैसे मैंने यही सेम लॉजिक अगर यहाँ पे एफबीडी जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो बूलियन और लैडर लॉजिक में करते हैं, हमने इतना बढ़िया सा लॉजिक बना दिया। अब ये लॉजिक तो ठीक है, आई एम एन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, आई एम एन ऑटोमेशन गाय, तो आई कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली, या इजीली नहीं, या तो भी कॉम्प्लिकेटेड रहेगा लेकिन मैं पढ़ लूंगा। लेकिन कॉज एंड इफेक्ट मैट्रिक्स जो होता है वो कोई भी टाइप का इंजीनियर हो उस प्रोसेस टैंक में अगर आएगा तो वो भी समझ जाएगा इसका लॉजिक क्या है। तो ये आप समझ रहे हो कि ये ट्रेडिशनल लॉजिक में क्या हैवी ट्रांसलेशन है, बहुत ज्यादा ट्रांसलेशन, आपको रिलेट करना पड़ेगा, कौन कहां जा रहा है कौन कहां जा रहा है आपको याद रखना पड़ेगा। इजी टू मिस इंटरप्रेट फेल स्टेप, मतलब इससे इजी जो होगा इंसान जो है मिस इंटरप्रेट कर सकता है इंफॉर्मेशन को उस लॉजिक को देखते ही, और रिक्वायर सप्लीमेंट्री कंट्रोल नैरेटिव, इसका एक्सप्लेनेशन भी चाहिए। कई लोग इसको देख के ही नहीं समझ पाएंगे, छोड़ देंगे कि क्या है, इसकी थ्योरेटिकल पीछे एक लॉजिक भी चाहिए, लिखा हुआ कंट्रोल नैरेटिव भी चाहिए, तब समझ पाएंगे। लेकिन अगर यही चीज सी एंड ई मैट्रिक्स में बना के दी जाए तो कितना इजी हो जाएगा कि ये कॉज है, ये मैट्रिक्स है, ये कॉज है, ये इफेक्ट है, ठीक है। क्यों? एमबीबीएस विजुअल इंटरसेक्शन, मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता, एकदम सिंपल सा लॉजिक है और इंस्टेंटली रीडेबल बाय मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। यही मैं बता रहा था, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कोई भी पढ़ सकता है और समझ सकता है, राइट। सर्व एज बोथ स्पेक एंड टेस्टिंग डॉक्यूमेंट, स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट भी मिल जाता है और ये सीएनडी टेस्टिंग डॉक्यूमेंट का भी काम करता है। तो आप समझ रहे हो कि सीएनडी डायग्राम की कितनी ज्यादा वैल्यूएशन है जो हमको कोई बताता ही नहीं है, ये आपको वीडियोस मिलेंगे ही नहीं, इसके बारे में आपको कोई बताएगा भी नहीं। लेकिन कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन आ जाते हैं तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये आपको जानना जरूरी है। आज से अगर इसको आप जानना शुरू कर चुके हैं तो आप इस पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अपने सीनियर से मांग भी सकते हैं, शायद उन्होंने कभी आपको दिए ना हो, लेकिन अगर ना दिए हो तो आप मांगिए, अगर उनके पास है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो आप खुद एक सीएनडी मैट्रिक्स डेवलप कर सकते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग दिस वीडियो। और बहुत सारे सीएनडी मैट्रिक्स के पीडीएफ नेट पे अवेलेबल है, आप डाउनलोड करिए और चीजें समझिए, कितना ईजी हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद क्या है, आप सीएनडी मैट्रिक्स को जब आप डेवलप करते हैं तो ऐसा नहीं कि हवा में डेवलप हो जाती है बिना हवा के, राइट। हमको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जिसके बेसिस पे, सबसे पहला तो दोस्तों हमारा सबसे बड़ा बेस और फाउंडेशन क्या है ऑटोमेशन का, पीएनआईडी। पीएनआईडी में हमें टैक्स की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, फिजिकल नंबर्स मिल जाते हैं, क्वांटिटीज मिल जाती है। इसके बाद सेफ चार्ट, सेफ चार्ट्स के भी एक आपको डॉक्यूमेंट मिलता है कि किस डिवाइस में कौन सी, मतलब किस प्रोसेस में कौन सी सेफ्टी डिवाइस लगी है, किस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो मिल जाता है, क्योंकि वो भी हमें चाहिए रहेगी। कॉस्ट तो चाहिए, इफेक्ट किस पे होना वो भी चाहिए। उसके बाद लॉजिक क्या है, ईएसडी लॉजिक का एक डॉक्यूमेंट मिलता है कि अगर मेरी टरबाइन बंद होगी तो सीक्वेंस वाइज पहले स्टीम बंद होनी चाहिए, फिर अल्टरनेटर के आर्गन धीरे धीरे स्लो होने चाहिए, लाइक दिस। तो इस तरीके से एक लॉजिक भी मिलेगा और वो लॉजिक हम जब इन तीनों चीजों को मिला देंगे तो वी कैन इजीली डिफाइन द सीएनडी मैट्रिक्स, राइट। अब आपको क्लियरिटी आ रही होगी। तो ये तो आपको बेस समझ में आ गया कैसे सीएनडी मैट्रिक्स बनाते हैं। अब वर्क फ्लो कैसा रहेगा, कितना इजी रहेगा अगर आपको ये तीन डॉक्यूमेंट मिल जाए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द कॉस्ट, कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना है एवरी प्रोसेस में, किसने अलार्म आ रहा है, क्या स्विच है, वो पीएनआईडी में क्या दिखा रहा है, इस ट्रिगर होने से, इस टैग के ट्रिगर होने से क्या सेफ्टी रिस्पॉन्स हमें होना चाहिए। लिस्ट एवरी इक्विपमेंट एक्शन, जो भी, क्योंकि इक्विपमेंट, किसी इक्विपमेंट में एक्शन होगा, कोई इफेक्ट किसी ना किसी चीज पे ही आएगा ना, तो वो पंप हो सकता है, पंप स्टॉप हो सकता है, कोई अलार्म आ सकता है, तो सेफ्टी कमांड भी किसी ना किसी इफेक्ट पे आएगी, वो इफेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तीसरा काम होगा मैप इंटरसेक्शन, वही जो सीएनडी मैट्रिक्स में आप इंटरसेक्शन बनाते हैं ना कि कॉज ये है, इसके इफेक्ट ये है, ये है, ये है, तो आपको एक इंटरसेक्शन डेवलप करना पड़ेगा कि हाँ यहाँ 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 ये काम करेगा। फिर आपको उसको रिव्यू करना और टेस्ट करना है। एक बार आपने बना ली, एक बार रिव्यू कराइए अपने सीनियर से या अपने कोलीग से, इसके बाद उसको आप टेस्ट करिए, सिमुलेट करिए, ताकि चेक करिए कि उस कॉज की वजह से वो इफेक्ट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, वो जितनी कंडीशन आपने कंसीडर करी है वो उसमें इंक्लूड है कि नहीं है, राइट।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड भी आईईसी के द्वारा एक स्टैंडर्ड भी बनाया गया है सेफ्टी लाइफ साइकिल का। उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग C&I मैट्रिक्स का एक हजार्ड रिस्क असेसमेंट होना चाहिए किसी भी इक्विपमेंट का जिसमें आपके चांसेस हैं कोई गंभीर समस्या होने के, किसी मैन के, मशीन के, तो आपका हजार्ड एनालिसिस होना चाहिए। उसका रियलाइजेशन होना चाहिए कि जो C&I मैट्रिक्स बनाई गई है वो आखिरकार डिजाइन इंजीनियरिंग को कंसीडरेशन करके ऑपरेशन मेंटेनेंस में लगाने के बाद उसकी टेस्टिंग हुई है कि नहीं हुई, अगर हुई है तो किस लेवल तक का उसने हमको रिजल्ट दिया है, राइट। तो हमें इंटीग्रेट जरूर करना है। उसके बाद रिस्क को और प्रोटेक्शन लेयर को आपको अगर डिस्प्ले कराना है कि किस लेवल का रिस्क है, तो वो भी आप डिस्क्राइब करा सकते हैं अपने डीसीएस में। मतलब क्या है मैट्रिक्स का रोल, आपको मैट्रिक्स का रोल, जब मैट्रिक्स डेवलप हो जाएगी तो आप मैट्रिक्स की हेल्प से ये भी बता सकते हैं कि जो सेफ्टी इफेक्ट, जो इफेक्ट आने वाला है वो किस लेवल की सेफ्टी चाहिए। आपने पढ़ा होगा सेफ्टी इंटीग्रेटेड लेवल कई तरीके के होते हैं ना, राइट। तो SIL 1 लेवल का है, 2 लेवल का, 3 लेवल का। तो आप एक विंडो भी बना सकते हैं कि अगर ये हाई प्रेशर का इस इक्विपमेंट का अलार्म आएगा तो वो SIL 1 लेवल का है, जिससे ऑपरेटर तुरंत के तुरंत जो है बहुत ही हाईली एक्टिव होके उससे रिलेटेड जो भी कॉजेज है उस पे काम करें कि वो प्रॉपरली सेफ्टी से पूरी तरीके से इक्विपमेंट और यूनिट की सेफ्टी के साथ काम करे, राइट। इसके बाद बात करते हैं कि मैट्रिक्स एग्जीक्यूशन के कुछ डूस एंड डोंट्स होते हैं। कि आपको पता है कि जब भी आप मैट्रिक्स बनाएंगे तो आपको ऑपरेशन के लोगों को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, राइट। कंफ्यूजन ऐसा नहीं, कहीं भी XTP कहीं भी कुछ भी मार्किंग करते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। सिमुलेट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बार बार आप चला के स्टार्ट स्टॉप, एक्चुअल मोटर को स्टॉप करो, कंडीशन बनाओ, क्रिएट करो। उससे क्या होता है आपकी इक्विपमेंट खराब होती है। तो आपको सिमुलेट करना है सब चीजों को। इसके बाद मेंटेन रिगरस MOC। जब भी आप एक शेड्यूल बनाएंगे, शेड्यूल बनाया, उस शेड्यूल में हमेशा एक टाइमिंग होनी चाहिए कि रिव्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ दिनों बाद किसी ने नया चीज इंप्लीमेंट करी उस यूनिट में और आपने उसे कंसीडर ही नहीं किया। तो हर एक 3 साल में एक जनरल मार्किंग करी गई है कि हर एक 3 साल में अपने C&E की मैट्रिक्स का एक शेड्यूल होना चाहिए और उसका रिव्यू होना चाहिए। अगर उसका कुछ आपकी कंपनी के हिसाब से अलग है तो उस अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए, राइट। अब आपको पता है कि 3 चीजें अगर मिल जाएंगी प्रॉपर तरीके से तो एक C&E मैट्रिक्स को हम डेवलप कर सकते हैं। क्या? एक प्लांट का हार्डवेयर PNID, एक सॉफ्टवेयर जो हम उसके सेफ्टी नैरेटिव को इंप्लीमेंट करने वाले हैं, और ह्यूमन ऑपरेशन। और ह्यूमन क्या ऑपरेशन करने वाला है। जब ये 3 चीजें इंटीग्रेट कर लेते हैं तो हम C&E मैट्रिक्स को आसानी से डेवलप कर पाते हैं। तो ये वीडियो था आपकी नॉलेज के लिए, ताकि आपको ये समझ में आए कि C&E मैट्रिक्स जो है कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ऑटोमेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर के लिए, प्रोस्पेक्टिव, साथ ही साथ प्लांट की सेफ्टी के लिए। ये तो इंडिविजुअल इंजीनियर की बात नहीं कर रहा हूं, कोर की बात नहीं करना चाहता हूं, मैं ये बात करना चाहता हूं किसी प्लांट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, किसी यूनिट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज और लोगों के साथ शेयर करिए और इस वीडियो को दूर दूर तक लोगों के साथ शेयर करिए। और इस पे कुछ रिकमेंडेशन हो, कुछ चीज हो जो मुझे ऐड करनी चाहिए, वो भी आप मुझे डिस्क्राइब करके बता सकते हैं। मैं अगले वीडियो में इसको जरूर ऐड करूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।